हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो एंड टुडेज क्विज इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन ऑगस्टन एज which starts from the 18th century literature. And today's video is going to be part 1 वीडियो और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो थोड़ा सा ऑगस्टन एज का इंट्रोडक्शन आई विल गिव ताकि थोड़ा सा एक कनेक्ट फील हो आप सबको, और जिन्होंने पूरा सिलेबस रिवाइज भी नहीं किया है स्टिल दो स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्विज एंड दे विल ऑल्सो लर्न अ लॉट थ्रू दिस क्विज। देखो, सबसे पहले इफ़ यू कैन रिकॉल द रेनेसांस एज, इससे पहले कौन सी एज है? रेनेसांस की एज आती है जबकि बहुत सारा इन्वेंशन वगैरह होगा एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एज ऑफ एलिजाबेथ क्वीन। जो एलिजाबेथ थी वो उस टाइम पे क्वीन थी, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा ये जो रेनेसांस का पीरियड है ना, इसको उन्होंने डिवाइड करा है बहुत सारे पार्ट्स में। जैसे कि पहला पार्ट हो गया एलिजाबेथन एज, फिर आएगी ऐसे जैकोबियन एज, ठीक है। आफ्टर दैट विल कम दी कैरोलिन एज, क्योंकि चार्ल्स वन था जो किंग था उस टाइम पे। और फिर उसके बाद आएगा कॉमनवेल्थ, या फिर उस टाइम पे जो हो रहा था सिविल वॉर हो रहा था। सिविल वॉर होता है जब कंट्री के विद इन वॉर हो रहा होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिविल वॉर। तो ये सारा जो पोर्शन होता है ना, ये हमने रेनेसांस एज में पढ़ते हैं। उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होएगा वो है हमारा नियो क्लासिकल एज। नियो क्लासिकल एज, नियो का मतलब हो गया न्यू, है ना, उसके नाम में ही मतलब है। नियो का मतलब होता है न्यू, नया कुछ हो जाना। और क्लासिकल एज जो होता है ना, क्लासिकल एज होता है, क्लासिकल डांस के बारे में आपने सुना होगा, ताथई ता तथई वाला जैसे होता है। सो सिमिलरली क्लासिकल वाले जो राइटर्स की बात करेंगे हम इन लिटरेचर में, सो वी कैन सी दैट जो ग्रीक राइटर्स हैं और जो रोमन राइटर्स हैं उनको हम क्लासिकल राइटर्स बोलेंगे। तो नियो क्लासिकल यानी कि अब कुछ नए राइटर्स आए हैं जो कि क्या करेंगे, वो क्लासिकल एज के राइटर्स को फॉलो करेंगे। तो वो खुद को क्लासिकल राइटर्स तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो अभी लिख रहे हैं प्रेजेंट टाइम्स में, तो वो खुद को क्या बोलते हैं, नियो क्लासिकल राइटर्स। अब इस एज के अंदर ना हमारे पास 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहला होगा रीस्टोरेशन एज। रीस्टोरेशन एज में क्या था कि जो मोनार्की थी वो पहले हमने देखा ना कि जो चार्ल्स वन था उसको मार दिया गया था, एसेसिनेट कर दिया गया था। और उसके बाद तो जो ओलिवर क्रॉमवेल था वो आ जाता है, वो मतलब ये पार्लियामेंट के सपोर्ट में होता है, तो मोनार्की एकदम ख़त्म, ठीक है, राजा वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया। और रीस्टोरेशन का मतलब होता है कि रीस्टोर करना, यानी कि जो किंग था वो फिर से बना, नया किंग बना, और जो मोनार्की थी वो भी आ गई साथ में पैरेलल टू दी पार्लियामेंट। और अभी भी अगर तुम यूके में देखोगे तो यू कैन सी कि वहाँ पर अभी भी एक किंग है, ठीक है। एंड साथ में उनके पास पार्लियामेंट भी है। यू विल ऑल्सो सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो उनका मोनार्की प्लस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। लेकिन हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे में जो किंग वाला सिस्टम है ये नहीं चलता है। वी आर ओनली अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री। और उस टाइम पे जो यूनाइटेड किंगडम है वो भी खुद को यही बनाना चाहता था, पर वो नहीं बना पाया। और जब मोनार्की रीस्टोर हो जाएगी तो उस एज को क्या बोल देंगे हम, रीस्टोरेशन एज, ठीक है। उसके नाम में ही मीनिंग है ना, रीस्टोर कर देना। किस चीज़ को रीस्टोर कर देना? रीस्टोरिंग द मोनार्की। सेकंड में इसमें आपने डिवाइड करना है ऑगस्टन एज को, और यही वाला ऑगस्टन एज है, यही हम इसमें करने वाले हैं। रीस्टोरेशन एज के इसमें हमें क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे उतने, और यहाँ पर जो स्टार्ट होगा वो हमारा ऑगस्टन एज से होगा। रिस्टोरेशन एज का मतलब अलग वीडियोस आएंगी, तो उसमें वो पिछले वाले उसमें चैप्टर में उन्होंने डाला हुआ है, तो उसके लिए अलग वीडियोस होंगी। आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट विद द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको कि हम एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं। तो ये सारा हमारा न्यू क्लासिकल एज हो जाएगा। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो होगा वो है हमारा एज ऑफ ट्रांजिशन या फिर प्री रोमांटिक्स, और उसके बाद रोमांटिक एज, फिर आएगी विक्टोरियन एज, और उसके बाद मॉडर्न एज, फिर आएगी पोस्ट मॉडर्न एज, और उसके बाद आएगा कंटेम्प्रेरी एज। तो ये आगे का पोर्शन हो गया। एक बार ना फिर से क्विकली रिवाइज करेंगे। देखो, रेनेसांस एज में कौन है, हमारी क्वीन एलिजाबेथ क्वीन है। उसके बाद होएगा हमारा जैकोबियन एज, फिर आता है कौन सा एज, कैरोलिन एज। प्लीज़ से द वर्ड्स लाउडली, है ना, तो याद हो जाएगा ऐसे सीक्वेंस में, और सीक्वेंस में लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, फिर कॉमनवेल्थ या फिर सिविल वॉर वाला एज। उसके बाद स्टार्ट होती है न्यू क्लासिकल एज, जिसके अंदर हमने पहला देखा रीस्टोरेशन एज, जब क्या हुआ, हमारा जो मोनार्की था वो रीस्टोर हो जाता है, और जो राजा बनेंगे वो हैं हमारे चार्ल्स टू। ओके, आफ्टर दैट कम्स द ऑगस्टन एज।
उसके बाद आएगा एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या फिर हम उसको एज ऑफ जॉनसन भी बोल सकते हैं, और जॉनसन का मतलब है सैमुअल जॉनसन। उसके बाद क्या आएगा हमारा एज ऑफ प्री रोमांटिक्स, और या फिर उसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद रोमांटिक एज हो जाएगा प्रॉपर वाला, फिर विक्टोरियन एज हो जाएगा, फिर मॉडर्न एज हो जाएगा, फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्न एज है, और उसके बाद हमारा जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है, जो भी हम आजकल फ़िलहाल में जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। तो विदाउट एनी ड्यू क्वेश्चन हम शुरू करते हैं ऑफ द ऑगस्टन एज। So the first question of today's video is that which age is considered to be the golden age of political pamphlet hearing? अब पैम्पलेट्स क्या होता है? पैम्पलेट्स आप सबको पता होगा पैम्पलेट क्या होता है। पैम्पलेट एक स्मॉल ऐसे बुकलेट टाइप्स होती है जिसमें कि वो पॉलिटिकल भी हो सकता है पैम्पलेट, ठीक है, पॉलिटिकल पर्पस से लिखा गया हो, या फिर वो रिलीजियस पर्पस से भी लिखा जा सकता है, या फिर उसका कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो, उस तरीके से पैम्पलेट लिखा जा सकता है। तो ये पूछना चाहते हैं कि जो गोल्डन एज है, सबसे ज़्यादा पैम्पलेट्स कौन सी एज में लिखे जा रहे थे? देखो विक्टोरियन एज में तो नहीं लिखा जा रहा है पैम्पलेट्स वगैरह, उसमें तो हम देखेंगे राइज ऑफ नोवेल्स और ये सब है। उसके बाद रीस्टोरेशन एज में भी उतना कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि अभी रीस्टोर हो रहा है, तो दे वर नॉट राइटिंग पैम्पलेट्स और वगैरह वगैरह। उस टाइम पे थोड़ा बहुत डायरी राइटिंग होता था, तो वो डायरी के थ्रू वी कम टू नो अबाउट द रीस्टोरेशन एज। So the correct answer of this question is Charlie option, Augustan age. Augustan age में you will see a lot of pamphlets being published, written by so many different people. हम थोड़ी सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं ऑगस्टन एज के बारे में कि भाई ये किस चीज़ पे फोकस कर रहे थे। इनका जो पहला मुद्दा है वो क्या बोलते हैं कि इमिटेट करो, किसको इमिटेट करो? क्लासिकल राइटर्स को इमिटेट करो। इसीलिए हम इसको नियो क्लासिकल भी एज बोल देते हैं, नियो क्लासिकल, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम कॉपी करें क्लासिकल राइटर्स को। कौन चाहते हैं? ऑगस्टन एज राइटर्स, ठीक है। और जैसे कि वर्जिल हो गया, होरेस हो गया, ओविड हो गया, ये सारे कौन है? हमारे क्लासिकल राइटर्स हैं। तो इनको फॉलो करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा विटी लैंग्वेज यूज़ करते थे। विटी मतलब चालाकी तरीके से कुछ बात बोल रहे हैं, प्लस उनकी जो राइटिंग है वो बहुत ही क्लियर है, क्लैरिटी है उनकी राइटिंग में, और एक तरीके का एलिगेंस भी है, बहुत ही अति सुंदर राइटिंग्स करते हैं वो लोग। सेकेंड थिंग इसमें क्या है कि वो सटायर बहुत ज़्यादा लिखेंगे, यानी कि वो व्यंग्य कसेंगे चीज़ों पे, आयरनी दिखाएंगे ऑफ ह्यूमन नेचर, ऑफ पॉलिटिक्स, ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन देखो भाई बोलता ये है, करता ये है, कितना हिपोक्रेट है। तो ये सब दिखाएंगे अलग अलग फील्ड्स में, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, ह्यूमन बिहेवियर में, रिलीजन में, और फिर उसमें व्यंग्य कसेंगे, ठीक है। तो ये मतलब रीड करने में भी मज़ा सा आता है, इसमें थोड़ा विटी ह्यूमर है, हमारे जैसे नॉनसेंसिकल ह्यूमर नहीं है इसके अंदर। तो एक अलग सी मतलब इफ़ यू विल रीड सम ऑफ दी वर्क्स ऑफ ऑगस्टन एज, तो फिर एक अलग सी मुस्कान रहेगी चेहरे पे, और मतलब नहीं होता एक कि सटायर, व्हेन यू आर रीडिंग अ सटायर तो यू टेंड टू अप्रिशिएट इट, ठीक है, मतलब लगेगा वाह क्या बोल दिया है। थर्ड इसमें पॉइंट क्या है कि ये ना रीज़न और लॉजिक पे फॉलो करने वाले हैं, तो इनका जो एम्फेसिस रहेगा वो रीज़न पे रहेगा, लॉजिक पे रहेगा। ऐसे ही नहीं है इनके मन में जो आ रहा है वो नहीं लिख रहे हैं, बट इनका बहुत ही ज़्यादा एकदम रैशनल माइंड है, हाईली इंटेलेक्ट एंड हाई इंटेलिजेंट पीपल विद अ लॉट ऑफ मोरल क्लैरिटी। आज तक जीवन में हमें जो क्लैरिटी नहीं आती है, खुद के बारे में ही नहीं आती है, तो वहीं पर जो ऑगस्टन एज के राइटर्स हैं भाई उनको पढ़ लो, जीवन के ना सारी मोरल क्लैरिटी और सब कुछ तुम्हारा भी ठीक हो जाएगा। और जो ऑगस्टन एज के जो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट राइटर्स हैं वो हमारे पास है ना, एलेक्जेंडर पोप हैं, इनको पढ़ना ही है बहुत डिटेल में, यू हैव टू स्टडी हिम। जॉनथन स्विफ्ट, ओके, यू हैव टू डू ऑल द वर्क्स बाय जॉनथन स्विफ्ट। और फिर सैमुअल जॉनसन भी आएंगे, तो बाकी के राइटर्स को हम फर्दर क्विज में मतलब फर्दर क्वेश्चंस में देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। अब यहाँ पर कुछ लाइन्स दी गई हैं और हमें बताना है कि ये लाइन्स किन्होंने लिखी हैं या किन्होंने बोली हैं। तो सबसे पहले इन लाइंस का मतलब समझेंगे, ताकि मतलब समझना भी बहुत ज़रूरी है ना, ईजी हो जाएगा फिर हमारे लिए याद रखना, और लॉन्ग टर्म में भी याद रख सकते हैं हम। लर्न हेंस फॉर एंशियंट रूल्स और जस्ट एस्टीम, टू कॉपी नेचर इज़ टू कॉपी देम। तो इन लाइंस का क्या मतलब है बेसिकली कि लर्न हेंस फ्रॉम एंशियंट रूल्स, बोल रहे हैं एंशियंट रूल से सीखो, यानी कि जो क्लासिकल राइटर्स हैं आप वहाँ से सीखो। तो इसमें एडवाइस दी गई है कि क्योंकि वो जो क्लासिकल राइटर्स हैं ना, उनको इज़्ज़त दो, उनको एस्टीम दो, बिकॉज दे हैव रिटन सो मच ऑफ द गुड वर्क,
जैसे कि एरिस्टोटल, होरेस, ओविड, तो इन सब ने बहुत ही एक एक्सेलेंट काम करा है. ओके, सो लर्न फ्रॉम दीज एंशियंट रूल्स फ्रॉम द एंशियंट राइटर्स. टू कॉपी नेचर इज़ टू कॉपी देम. तो ये बोलते हैं कि भाई जो क्लासिकल राइटर्स थे ना, ऐसा नहीं है कि जो उनके मन में आ रहा है वो उन्होंने वो चीज़ें कॉपी करी है. उन्होंने नेचर को इतना क्लोजली ऑब्जर्व किया है. दे जस्ट नो मेंटेन दैट नेचुरल ऑर्डर एंड हारमोनी इन देयर वर्क्स. जो नेचर जैसे रूल्स फॉलो करता है, सिमिलरली दे आर इमिटेटिंग द नेचर. एंड खुद के विचार नहीं दे रहे हैं, मतलब खुद के विचार दे रहे हैं पर वो एब्सर्ड नहीं है, मतलब तुम्हें मैच करेगा, वो तुम्हारे ऐसे ज्ञान चक्षु खोल देगा. These lines are taken from an important work, and the name of the work is An Essay on Criticism. An Essay on Criticism. और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एंड इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्स. वर्स का क्या मतलब होता है? पोएम की फॉर्म में लिखना. ठीक है, दो चीज़ें होती है ना, वर्स और प्रोज. प्रोज हमने देखा नोवेल जैसे लिखते हैं तो दैट इज़ प्रोज, और वर्स का मतलब होता है ऐसे पोएम वाली लाइन्स में लिखना, दैट इज़ वर्स. और ये एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, अब तो बता सकते हो आप लोग कि ये किन्होंने लिखा है. द करेक्ट आंसर हेयर इज अलेक्जेंडर पोप. तो अलेक्जेंडर पोप ने एक वर्क लिखा दैट इज़ एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, सॉर्ट ऑफ पोएम यू कैन कॉल इट एज. और जो ये लाइंस ली गई हैं ना, ये एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म से ही ली गई हैं. और इसमें जो अलेक्जेंडर पॉप हैं वो एडवाइस दे रहे हैं, वो मतलब बता रहे हैं फ्यूचर राइटर्स को और क्रिटिक्स को कि भाई तुम ना ये एंशिएंट रूल्स फॉलो कर लो, क्लासिकल राइटर्स को फॉलो कर लो, क्योंकि इन्होंने जो वर्क लिखा है दैट इज़ सो एक्सेलेंट. और जो इनके जो वर्क्स हैं इट अलाइंस विद द यूनिवर्सल एंड द नेचुरल लॉज, क्योंकि इन्होंने इतना क्लोजली नेचर को मतलब ऑब्जर्व किया है एंड आफ्टर दैट दे आर राइटिंग द वर्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम वेयर. अब यहाँ पर कुछ लाइन्स दी गई हैं और सेम वी हैव टू टेल दैट दीज लाइन्स आर बीइंग सेड बाय होम. तो सबसे पहले जानेंगे हम इनका मतलब, लाइन्स का मतलब क्या है. दोज रूल्स ऑफ ओल्ड डिस्कवर्ड नॉट डिवाइज्ड आर नेचर स्टिल बट नेचर मेथडाइज्ड. तो नेचर को मेथडाइज्ड तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है. एंड सेम इट इज़ टेकन फ्रॉम द सेम वर्क एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म. और ये वर्क भी अलेक्जेंडर पोप ने ही लिखा है ना, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म. तो लाइंस का क्या मतलब है बेसिकली, जो अलेक्जेंडर पोप है वो बोलना चाहते हैं कि भाई जो क्लासिकल राइटर्स हैं उन्होंने ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी उनके मन में आ रहा है उन्होंने लिखा है. आर्टिफिशियल नहीं लिख रहे हैं वो लोग, आर्बिट्ररी तरीके से नहीं लिख रहे हैं कि भाई वो तुम्हें इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो उन्होंने कुछ उसी तरीके से उसी एंगल में सब कुछ लिखा है, नहीं. बल्कि देयर राइटिंग्स आर बेस्ड ऑन द नेचुरल प्रिंसिपल्स विच दे हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड फॉर्मलाइज्ड. और इसीलिए यू शुड रिस्पेक्ट दोज क्लासिकल राइटर्स, क्योंकि वो नेचुरल ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं और ब्यूटी है उनके वर्क में. तो नेचर को उन्होंने क्या कर दिया, एकदम मेथडाइज्ड तरीके से, एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दे हैव प्रेजेंटेड द नेचर इन देयर वर्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी फिर से हमें स्टेटमेंट दी गई है और अगेन वी हैव टू टेल दैट दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय होम. ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड. वॉट often was thought but never so well expressed. तो क्या बोलना चाह रहे हैं ना, कितनी बढ़िया बात बोली उन्होंने बेसिकली कि जो ट्रू विट है ना, जो असली वाली जो चालाकी, मतलब असली वाली जो आप तेजपना दिखाते हो, इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड. तो बोलते हैं कि जो ट्रू विट है ना, इट इज़ द एबिलिटी टू एक्सप्रेस द आइडियाज इन अ वेल डिफाइंड एंड वेल रिफाइंड वे. ठीक है, अब नेचर है, नेचर तो हम सभी देखते हैं आपस में, मतलब पेड़ पौधे तुम देख रहे हो, चिड़ियाओं को, पशु पक्षियों को, सबको देख रहे हो, पर सीखा क्या उनसे बेसिकली. तो वो वही बोल रहे हैं कि भाई नेचर तो देखो सभी देखते हैं, है ना, और उसके बारे में लिख देना इज़ नॉट, मतलब कुछ नहीं है. पर लेकिन जब उसी नेचर को एक बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रकट कर देना विद सम सेंस ऑफ मोरालिटी, और मतलब कुछ शिक्षा भी दे जाए, वो कुछ सटायर भी दे जाए और हमें कुछ सिखा भी जाए, सो दैट इज़ द ट्रू विट. वो ट्रू विट है. वॉट ऑफन वॉज थॉट बट नेवर वेल एक्सप्रेस. सोचते तो सब हैं, पेड़ पूड़ हम सोच देखते रहते हैं, कई बार तो हम भी बैठ करके सोचते हैं अच्छा ये वो, और फिर हम भी ऐसे लाइक फिलोसफिकल थॉट्स आने लग जाते हैं दिमाग में, है ना. बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड. बट हम तो कभी कुछ पोएम नहीं लिख पाए, हम तो कुछ नोवेल भी नहीं लिख पा रहे, ना कुछ लिख पा रहे, ना सोच पा रहे उतने ढंग से. तो यही स्टेटमेंट किन्होंने बोली है. दिस स्टेटमेंट इज बीइंग सेड बाय अलेक्जेंडर पोप.
और ये भी सेम ही में है जो ये देखा था एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। सो एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इसी में से ही ये वाली लाइंस भी ली गई हैं एंड इट इज़ बाय अलेक्जेंडर पोप। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म कितना इंपॉर्टेंट वर्क है एंड यू कैन नेवर डेयर टू फॉरगेट दैट दिस वर्क इज़ रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो बस एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि इन लाइंस का क्या मतलब हो रहा है ना। ट्रू विट इज़ नेचर, इन मतलब इस लाइंस में क्या बोलना चाह रहे हैं वो कि जो हमारा जो ट्रू विट है ना ऑफ अ राइटर ऑफ अ पोएट क्या है, वो ये है कि भाई जो फेमिलियर थॉट्स है जिनको आप सब जानते हो, पेड़ पौधों को जैसे हम रोज़ देखते हैं, बट प्रेजेंटिंग देम इन अ न्यू वे, ताकि हमें वो बहुत ही इंसाइटफुल लगे, ताकि वो हमें कुछ शिक्षा दे पाए और बहुत ही सुंदर तरीके से वो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर दें, ताकि वही चीज़ें हमें नई लगे और मेमोरेबल हो जाए हमारे लिए और हम उन चीज़ों को याद रख पाएँ और हम कुछ सीख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट दी गई है एंड वी हैव टू टेल दैट दिस स्टेटमेंट इज बाय होम। दिस कैस्केट इंडियाज ग्लोइंग जेम्स अनलॉक्स एंड ऑल द अरबिया ब्रीथ्स फ्रॉम यॉन्डर बॉक्स। देखो यॉन्डर का मतलब होता है कि एक मतलब बॉक्स जो कि बहुत ऐसे दूर सा रखा गया है, तो यॉन्डर बॉक्स ओके, फार अवे, अ बॉक्स विच इज़ केप्ट वेरी फार, ठीक है, फार अवे रखा गया है। और फिर हमें बताना है कि ये पोएम कौन सी वाली पोएम से ली गई हैं। मैकप्लेग, नो डंसियार्ड, मेडल एंड द रेप ऑफ द लॉक एंड ऑल दीज आर बाय अलेक्जेंडर पॉप। थोड़ा सा ना लाइंस का मतलब समझ लेते हैं। ये जो लाइंस है ना ये एग्जेसरेशन के लिए लिखी गई हैं। तो बेसिकली इन लाइंस में क्या बोलना चाह रहे हैं ना अलेक्जेंडर पॉप वो सिटायर पास कर रहे हैं। ही सिटायरिंग कि जो कुछ राइटर्स हैं ना वो बहुत ही ओवरली और नीट लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा के ऐसे वर्ड्स लिख देंगे कि भाई कोई पढ़े ना पाए, कोई समझ ही ना पाए। तो वो उसी चीज़ का ना मजाक उड़ा रहे हैं, इसमें सिटायर कर रहे हैं उसको। तो बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा ग्रैंड स्टाइल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम वर्ड्स तो इतने यूज़ कर दो, मीनिंग तुम्हारा ज़ीरो है जो तुमने लिखा है। तो उसी चीज़ का वो ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं कि ये जो कैस्केट है ना इंडियाज़ का ग्लोइंग जेम्स अनलॉक्स एंड ऑल द अरबिया ब्रीथ्स फ्रॉम अ फार अवे बॉक्स, मतलब दूर एक बॉक्स सा रखा हुआ है उससे खुशबू आ रही है। तो वो मतलब एग्जेजरेट कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा ना कि भाई इतनी दूर रखा और तुम्हें उसमें से इतनी तेज़ तेज़ खुशबू इधर तक आएगी, ऐसा नहीं होगा। सो ही सेइंग कि भाई उतनी ग्रैंड लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेट मत हो, ताकि मतलब तुम्हारा वर्क है ना इतना आर्टिफिशियल लगता है कई बारी। एंड दीज लाइन्स आर बीइंग टेकन फ्रॉम द रेप ऑफ द लॉक। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट आंसर है। द रेप ऑफ द लॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम और फिर हम इसको बाद में डिस्कस कर ही लेंगे एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉप्स एन एसे ऑन मैन डिस्कसेस व्हाट। अब नाउ दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय अलेक्जेंडर पॉप, एन एसे ऑन मैन। ये क्या है, ये एक फिलोसफिकल पोएम है। ओके, इट्स अ फिलोसफिकल पोएम और इसमें आपको याद रखना है कि ये हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई है। हीरोइक कपलेट्स का यूज़ करा गया है इसके अंदर। एंड वो पूछ रहे हैं कि इसमें वो किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, एन एसे ऑन मैन। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज डेल्टा ऑप्शन, मैन्स प्लेस इन द यूनिवर्स। बेसिकली ये जो वर्क है ना इट हैज़ बिन रिटन इन 4 पार्ट्स, 4 एपिस्टल्स में लिखा गया है। और एपिस्टल्स का क्या मतलब होता है, लेटर्स, चिट्ठी, खत। एपिस्टलरी नोवेल्स जो हमने पढ़े थे ना, एपिस्टल्स, EPISTLES। तो एपिस्टल्स का मतलब हो गया लेटर्स। तो 4 लेटर्स के फॉर्म में इसको लिखा गया है और चारों का अलग अलग वो है, मतलब पार्ट है, ऐसे 1 2 3 और 4। तो पहले वाले में वो डिस्कस करते हैं कि जो मैन है ना, मैन की प्लेस को डिस्कस कर रहे हैं इन यूनिवर्स। तो वो बोलते हैं कि जो आदमी है ना उसकी बहुत ही लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग होती है कंपेयर टू गॉड। भाई गॉड को सब पता है, उन्हें सब आता है। और इफ़ वी कंपेयर मैन टू दी गॉड, तो उसको भाई आदमी को उतना कुछ नहीं पता है, उसको थोड़ा बहुत पता है, बहुत ही उसकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। और वो ना सब चीज़ों को और वो सब लोगों को ना ऐसे हायरार्की में प्लेस कर देते हैं, जैसे सबसे ऊपर भगवान आ गए, फिर उसके नीचे कुछ ऐसे वाले इंसान जो बहुत ही चतुर हैं, जो भी बहुत फिलोसफिकल हैं, जिन्होंने जीवन जीने का तरीका सीख लिया है, जिनको एनलाइटनमेंट मिल चुकी है, तो वो आ गए। फिर उसके नीचे आ गए, फिर उसके नीचे बहुत इग्नोरेंट, और उससे नीचे तो गए गुजरे जो खुद इंसान भी नहीं बन पाए। तो उस तरीके से उन्होंने हायरार्की में डिवाइड किया है और उन्होंने मैन्स प्लेस इन द यूनिवर्स बताया है इन एसे ऑन मैन। और इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना, आई विल रीड द लाइन्स फॉर यू। तो उसमें वो बोलते हैं कि से फर्स्ट ऑफ गॉड अबव और मैन बिलो, व्हाट कैन वी रीजन बट फ्रॉम व्हाट वी नो।
फिर इसमें जो हमारा सेकंड एपिस्टल है, जैसे मैंने बताया ना इसमें 4 एपिस्टल्स हैं, तो सेकंड एपिस्टल में वो डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी कि जैसे मैं हो गई, आप हो गए, तो इंडिविजुअल का जो हमारा जो नेचर है, नेचर ऑफ द मैन एज एन इंडिविजुअल, और उसका जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके ऊपर फोकस करा गया है, किस तरीके से वो रीज़न का यूज़ कर रहा है, पैशन, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, सेल्फ लव, इन सब चीज़ों के बारे में वो बता रहे हैं, वर्चुअस कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सब। फिर है थर्ड एपिस्टल। थर्ड एपिस्टल में वो बताएंगे सोसाइटी प्लस इंडिविजुअल। सेकंड वाले में सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस था, अब यहाँ पर सोसाइटी के साथ इंडिविजुअल को प्लेस करके वो बताएंगे। और फिर फोर्थ एपिस्टल है लास्ट में, जिसमें कि वो बताएंगे द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस को कैसे अटेन किया जा सकता है और क्या नेचर है खुशी का, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। और जैसे कि फिर वो बताएंगे कि भाई जो हैप्पीनेस है ना, इट इज़ नॉट फाउंड इन वेल्थ। तुम कितना ही पैसा कमा लो, पर जिसके पास बहुत पैसा है, हमने वो भी देखा है कि वो भी कई बार बहुत खुश नहीं होता है और उदास पड़ा रहता है। या फिर तुम सोचो कि पावर, अगर मुझे बहुत सारी पावर मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, ऐसा भी नहीं होता है। तुम्हें पावर मिल जाएगी तब भी तुम्हें खुशी नहीं होगी। तो और फेम, कि मतलब मैं एक वेरी फेमस यूट्यूबर बन जाऊँ तो क्या मुझे खुशी मिल जाएगी? नहीं, उससे भी नहीं खुशी मिलनी है बेसिकली। तो वो बता दे कि भाई खुशी का कोई रिश्ता नाता नहीं है विद योर वेल्थ, विद पावर, विद फेम, ठीक है। वो तो बस मतलब तुम्हारे जो अच्छे अच्छे तुम कर्म करोगे ना, तो योर गुड वर्च्यूज़ तुम जो करे जा रहे हो उसके अंदर है तुम्हारी हैप्पीनेस बेसिकली। सो व्हेन यू आर डूइंग द थिंग्स दैट यू लव, सो दैट इज़ द ट्रू हैप्पीनेस। तो 4 एपिस्टल्स हमने देख लिए। मैंस प्लेस इन यूनिवर्स फर्स्ट हो गया, सेकंड में इंडिविजुअल के बारे में, थर्ड वाले में सोसाइटी प्लस इंडिविजुअल के बारे में, और चौथे में द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, की हमें खुशी कैसे मिलने वाली है बेसिकली, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में वो इसमें डिस्कस करेंगे, एन एसे ऑन मैन। और आप खुद भी रीड कर सकते हो वर्क को और खुद भी विचार विमर्श कर सकते हो, और तुम्हारे भी कुछ विचार होंगे, उनको भी तुम नोट करके यू कैन कंपेयर एंड यू कैन थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, पॉप्स पोर्ट्रेट ऑफ एडिसन एज एटिकस अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। यानी कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि एटिकस तो कैरेक्टर का नाम है, ठीक है, जो कि इसमें से एक वर्क में मैंशनड है एटिकस, और जो अलेक्जेंडर पॉप ने एक वर्क लिखा, हमें वो बताना है कौन से वर्क में वो जो जोसेफ एडिसन एक कंटेम्प्रेरी राइटर थे उनके, तो उनको प्रेजेंट किया गया है एज द कैरेक्टर एटिकस, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली वी हैव टू टेल, एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज़ द चार्ली ऑप्शन। जो अलेक्जेंडर पॉप है उन्होंने वर्क लिखा, और इसके अंदर वो इट्स अ सॉर्ट ऑफ सैटारिकल पोएम, व्यंग्य कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए। जब बहुत सारे लिटरेरी क्रिटिक्स ने उन पर अटैक कर रहे थे, तो वो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये वाला मतलब वर्क लिखा। और इसके अंदर ये एटिकस कैरेक्टर तो आप याद रख लेना। इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है स्पोरस। तो स्पोरस का भी पूछा जा सकता है। स्पोरस इट रिप्रेजेंट्स जॉन हर्वी, जॉन हर्वी को रिप्रेजेंट करेगा स्पोरस, और एटिकस किसको बोला गया है? जोसेफ एडिसन को। और ये वाला जो पर्टिकुलर वर्क है, इट वॉज रिटन टू डिफेंड हिज करियर एंड हिज पोएट्री, और एक तरीके का सटायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑगस्टन एज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी ऑगस्टन एज की, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, रीज़न, लॉजिक और ये सब होगा। तो कॉमन सेंस है, मॉडरेशन है, हाँ ना, मतलब इमोशंस नहीं दिखा रहे ऐसे कि भाई हाँ तुम पागल ही हो जाओगे एकदम, सटायर करके दिखाया गया है तुम्हारी कमियों को। और टॉलरेंस भी है, एंड द फेवरेट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से ऑल ऑफ द अबव टिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच वर्क ऑफ पॉप द फॉलोइंग लाइन अपीयर्स, एंड दिस इज़ द लाइन जो कि हर एक इंसान ने कभी ना कभी अपने जीवन में सुनी होगी, दैट अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। सो इसका मतलब क्या है? अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग का मतलब है कि भाई तुम जब थोड़ा सा पढ़ लेते हो और तुम्हें लगता है कि तुम हो गए हो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने के बाद यू गिव एडवाइजेस टू अदर पीपल कि भाई देख ऐसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, हाँ मैंने देख लिया है, ये पढ़ना है, ये वो है, ये वो है, तो ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम ऐसे थोड़ा लिटिल नॉलेज ले लोगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास नॉलेज है, और फिर बेस्ड ऑन योर नॉलेज तो तुम्हें आ जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस। जब तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? पुअर जजमेंट्स, गलत फैसले करोगे अपने जीवन में। तो फिर हम करेंगे पुअर जजमेंट्स। तो वो बोल रहे हैं कि या तो तुम ज्ञान इतना लो ही मत, अगर तुमने लेना है तो फिर तुम डीपली डीपली जा करके सारा ज्ञान प्राप्त कर लो फटाफट से। सो दैट इज़ वॉट ही
wants to say, Alexander Pope ने बोली हैं ये lines, a little knowledge is a dangerous thing, and these are lines are being said in an essay on criticism, which is again a very important work जिसको कि हम अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. Last question of today's video, who is known as the high priest of rationalistic and social age? तो कौन है इतना ज़्यादा rationalistic है? ठीक है, सो करेक्ट आंसर अब यहाँ पर हमारा एलेक्जेंडर पोप हो गया है, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन अभी तक एलेक्जेंडर पॉप पे किए, तो यू कैन गेस ऑल्सो. ठीक है, तो एलेक्जेंडर पॉप इज़ द करेक्ट आंसर. तो उनको बोला गया है कि ही इज़ द हाई प्रीस्ट ऑफ रैशनलिस्टिक एंड द सोशल एज. और जो हमारी ये जो है ऑगस्टन एज है, उसको एनलाइटनमेंट एज भी बोलते हैं, एंड इट इज़ फेमस बिकॉज ऑफ एलेक्जेंडर पॉप. तो देयर फॉर एलेक्जेंडर पॉप बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके सारे वर्क्स कर लेना. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. तो आज के हमारे हो गए हैं 10 क्वेश्चन सॉल्व, और अब मैं मिलूँगी अगली वीडियो में विद 10 मोर क्वेश्चंस. एंड ऑल ऑफ़ यू जस्ट रिमेंबर दैट कीप डूइंग एक्सरसाइज, क्योंकि सच में मजाक नहीं है. आज तो मेरे भी ऐसा जुकाम हो रखा है और सुबह के अभी 3:30 बज रखे हैं. ऑल्दो आई यूज़ टू स्लीप बाय 10 PM, लेकिन आज बज गए हैं 3:30 सुबह के, और मुझे नींद दूर दूर तक नहीं आ रही है, और पता नहीं इतना बुरा जुकाम हो गया पूरे ऐसे चीक्स में, और अब पूरा ऐसे पूरे बॉडी एक हो रहा है. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग द वीडियो इन द नाइट टाइम, और बाकी सब घर में आराम से दे आर स्लीपिंग. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू टेल यू कि भाई तुम बीमार होगे ना तो तुमने दर्द झेलना है, कोई और तुम्हारे साथ नहीं बैठेगा पूरी रात, कोई नहीं जगने वाला है तुम्हारे साथ. ओके, और फिर जो जगेगा तो तुम उसको परेशान भी नहीं करना चाहोगे बेसिकली, है ना. तो ठीक है, तो तुमने खुद ही जगना होगा और खुद ही तुमने बीमारी से निपटना पड़ेगा, और वो बहुत दुख दर्द होता है. तो मौसम अभी वैसे भी बदल रहा है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान दे लो, और मेरे के जैसे जुकाम मत कर लेना, है ना. एक्सरसाइज करो एंड स्टे फिट एंड ईट हेल्दी एंड यमी यमी फूड खाओ, है ना. इट्स हेल्दी फूड इज़ रियली वेरी यमी. ठीक है, सो and all of you take care, keep smiling and stay happy and help each other, spread love. Goodbye to all.